नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं बच्चों इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन कॉन्सेप्ट को आपने ज्यादा ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी। अब देखिए बच्चों, इस कंपाउंड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो जब आप इसको नंबरिंग करोगे तो कहीं ना कहीं एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को नंबर नहीं कर सकते। तो जहां पर ऐसी कंडीशन आती है कि जहां पर हम तीनों फंक्शनल ग्रुप को नंबर नहीं कर सकते, वहां पर तीनों फंक्शनल ग्रुप को हमें अलग छोड़ देना है, यानी उसको नंबर नहीं करना। हमें केवल नंबर करना है हाइड्रोकार्बन चेन को। तो हमने नंबर किया 1, 2 और अब जो नाम लिखा जाएगा वो पहले हाइड्रोकार्बन चेन का लिखा जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है? प्रोपेन। और 3 फंक्शनल ग्रुप पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर है। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका इंडिपेंडेंट नाम आएगा। इसका इंडिपेंडेंट नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, the correct decreasing order of priority for the functional group of the organic compound in IUPAC system of nomenclature। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, हर किसी फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी होती है। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? तो बच्चों वो है ए वाला, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, देन एमाइड, देन एल्डिहाइड। और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो मैंने अपने वीडियो में उनकी प्रायोरिटी टेबल के बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो, आईयूपीएसी नेम में आपको क्या करना है? सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। तो बच्चों लॉन्ग चेन कौन सी भी? ये वाली लॉन्ग चेन। अब नंबर उस साइड से करना है जिस साइड से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। तो यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है। अब जो चेन है वो 10 कार्बन की बन गई है, और 5 और 6 पे दो इथाइल ग्रुप जुड़े हैं, और 3 पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का नाम आएगा। तो 5, 6 डाई इथाइल, ये ए वाला ऑप्शन देखो, 5, 6 डाई इथाइल, 3 पे है मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 10। तो डेक हो गया। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 4 पोजीशन पर। तो डेक 4 इन ऐसा होना चाहिए था, 4 डेकिन भी पॉसिबल है। तो ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, विच आइसोमर ऑफ C6H14 हैज 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब देखिए बच्चों, आइसोप्रोपाइल ग्रुप का मतलब इस तरह के ग्रुप होते हैं, CH3, ये दिस इज आइसोप्रोपाइल। और अगर जब आप C6H14 देखोगे तो उसमें 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप कब आएंगे? जब वो इस तरह का हो। देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, हो गए 6 कार्बन, 3, 3, 6 और 6, 12, और 2 यहां पर आ जाएंगे। क्लियर। तो इसका नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विद ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राई मिथाइल अमाइन यानी टर्सरी अमाइन। ये देखिए बच्चों, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो ट्राई मिथाइल अमाइन में टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो सबसे पहले आप 3 कार्बन का देखो, प्रोपेनामाइन। तो प्रोपेनामाइन में भी 3 कार्बन है, यस प्रोपेनामाइन भी हो सकता है। प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन भी पॉसिबल है। उसके बाद ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन में कितने कार्बन होंगे बच्चों? 4 कार्बन होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर हो गया सी। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी अमीन होते हैं, सब एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। कौन से बच्चों? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आइसोमर्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एस्टर के साथ आइसोमेरिज्म बनाते हैं, एस्टर के साथ। ठीक है बच्चों, न कि अल्कोहल और कीटोन के साथ। तो देखो यहां पर अल्कोहल है, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर अल्कोहल और कीटोन है, पॉसिबल ही नहीं है।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड दे रखा है। प्रोपेनोइक एसिड मतलब कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए। और यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 4 कार्बन। देखो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का तो पॉसिबल ही नहीं है। बचा कौन? ये। अब देखो बच्चों, ये है एस्टर और ये भी है एस्टर, तो एसिड के साथ हमेशा एस्टर आइसोमेरिज्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, HCnNHNCr। एक है हमारे पास साइनाइड और दूसरा है आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन यूरिया मॉलिक्यूल। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, है ना बच्चों। अब देखो यूरिया मॉलिक्यूल में ट्यूटामेरिज्म इस तरह की होती है। अब आप बोलोगे ट्यूटामेरिज्म कैसे होगी? देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये अल्फा हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो यूरिया इस तरह आपको देखने लगेगा। ये देखो NH और यहां डबल बॉन्ड। इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनोल और इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो। तो जहां पर कीटो इनोल एक दूसरे में चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूटामेरिज्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन रिंग का पार्ट होता है, जैसे बेंजीन, है ना बच्चों। और अगर कार्बन को रिप्लेस करके कोई एक हेटेरो एटम वहां पर लग जाता है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, तो देखो यहां पर जो है N ने कार्बन को रिप्लेस कर दिया है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक, और ये होंगी कार्बोसाइक्लिक। तो बच्चों ऐसी कौन सी रिंग है जहां पर केवल कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड पाए जाते हैं? ये वाला देखो, नेप्थलीन, साइक्लोप्रोपेन और बाइफिनाइल। नेप्थलीन कैसा होता है? देखो 2 रिंग आपस में कनेक्ट होती है और कार्बन रिंग का पार्ट है। साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन है ना, और बाइफिनाइल में 2 आइसोलेटेड रिंग, इस तरह से। तो देखो सब में रिंग कार्बन से बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर। अब देखिए बच्चों, जो ईथर होते हैं वो अल्कोहल के साथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। और डाई इथाइल ईथर मतलब टोटल कितने कार्बन है? यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला हमारे पास है नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर। नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर यानी एक तरफ प्रोपाइल चेन और एक तरफ मिथाइल चेन। यस, ये भी हो सकता है। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 1 2 3 4। यस, ये भी पॉसिबल है। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल भी पॉसिबल है। लेकिन बच्चों देखो यहां पर ब्यूटेनोन है। कीटोन कभी भी अल्कोहल और ईथर के साथ आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर ट्यूटोमर्स। अब देखिए बच्चों, ट्यूटोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक कीटो फॉर्म किसमें चेंज होती है? इनोल फॉर्म में चेंज होते हैं। कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना। अब आप देखोगे तो ये डी वाला ऑप्शन चेक करना, विनाइल अल्कोहल एंड इथेनॉल। विनाइल अल्कोहल कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, है ना। और इथेनॉल क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब देखो बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये अल्फा हाइड्रोजन यहां चले जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह बन जाता है। तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे इनोल फॉर्म और इस फॉर्म को हम बोलेंगे कीटो फॉर्म। तो विनाइल अल्कोहल और एसिटिल्डिहाइड या इथेनॉल आर ट्यूटामर्स ऑफ ईच अदर, बाकी कोई नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूटामेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय। अब देखो किसी कंपाउंड में ट्यूटामेरिज्म होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर? यहां पर ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है,
लेकिन इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर देखिए बच्चों, हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है, डबल बॉन्ड का होना भी जरूरी है। यहां पर देखिए बच्चों, ये कार्बन है, ठीक है, लेकिन कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर देखिए, यहां पर ये कार्बन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन है, कौन से हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ट्यूटामेरिज्म शो करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करेगा। CH N डबल बॉन्ड O माइनस। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे आप बना सकते हो, RCH डबल बॉन्ड N इधर OH हो जाएगा और इधर O माइनस और दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनोल फॉर्म और इसको हम बोलेंगे कीटो फॉर्म। तो ट्यूटामेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है और किसी एक हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनका होना जरूरी है। क्लियर। और बच्चों हेट्रो एटम क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। 13 Which of the following is not correct condition for the resonance? अब देखो पहला पढ़ो, the position of all the atomic nuclei in the resonating structure must be the same। ये भी ठीक है। रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, एटम का शिफ्टिंग नहीं होता है। दूसरा, द मॉलिक्यूल एग्जिबिटिंग रेजोनेंस मस्ट बी प्लैनर इन नेचर। यस, प्लैनर होने चाहिए। तीसरा, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर और पेयर इलेक्ट्रॉन। यस, ठीक। लास्ट, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव नियरली द सेम एनर्जी। सेम एनर्जी नहीं होती है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें किसी की एनर्जी ज्यादा हो सकती है, किसी की एनर्जी कम हो सकती है। तो बच्चों ये कंडीशन रेजोनेंस के लिए सुटेबल नहीं है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct? Plus I group stabilize the carbocation, minus I group stabilize the carbocation, plus I group stabilize एक कार्बन आयन। अब देखो, सपोज ये हमारे पास कार्बोकैटायन है और यहां पर कोई प्लस आई ग्रुप, यानी मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो बच्चों मिथाइल ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना, तो इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। माइनस आई ग्रुप कभी भी कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं करेगा। अगर आपने जो है कार्बोकैटायन पर कोई माइनस आई जैसे NO2 ग्रुप जोड़ा है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। दोनों में से एक ही सही है। और बी वाला चेक करते हैं, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बन आयन। आप देखो कार्बन आयन यानी माइनस चार्ज, और इधर आपने जोड़ा है CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होंगे तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। ए विल बी करेक्ट आंसर। 15 द शेप ऑफ कार्बोनियम आयन। जो कार्बोनियम आयन है उसका शेप होता है प्लैनर। क्लियर। अब देखो बच्चों, जो कार्बोनियम आयन है उसको बनाने का तरीका कैसा है, देखो इस तरह से, ये और ये प्लस चार्ज। जो कार्बोनियम आयन है उसमें जो तीनों बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं और हर किसी बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्लैनर होता है और ट्रायंगुलर होता है, प्लैनर ट्रायंगुलर भी इसको हम बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें दोनों इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव यानी आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन यानी एच इफेक्ट। अब देखिए बच्चों, इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन एल्काइल ग्रुप शो करते हैं। कौन से ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। लेकिन एल्काइल ग्रुप किसी एक ऐसे कार्बन या ऐसे एटम के साथ जुड़े होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो कोई है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर जो अल्फा कार्बन है वो ऐसे एटम के साथ जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, तो यहां पर भी पॉसिबल है नहीं। यहां पर एक ही कार्बन है तो मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो डी में कैसे होगा, यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बोकैटायन से कनेक्ट है, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट के
इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ये प्लस चार्ज यहां चला जाएगा। तो अब ये इस तरह से कुछ आपको दिखने लगेगा, डबल बॉन्ड CH2 और ये प्लस। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। और दूसरा, ये जो CH3 है उसका अपने आप में एक प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा। तो दोनों इफेक्ट डी कंपाउंड के थ्रू शो हो रहे हैं। 17 हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोपेन गिव्स। प्रोपेन देखो 1 2 3। तो हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाते हैं, या तो वो इधर जाएंगे या तो वो इधर जाएंगे। इसका मतलब दो कंडीशन हमारे पास है। पहली कंडीशन में ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बन आयन बनेगा, और दूसरी कंडीशन में ये कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे अगर उसका कार्बोकैटायन बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये वाला ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो यानी इथाइलियम कैटायन और मिथाइल एनायन विल बी करेक्ट आंसर, सी। अब देखो बच्चों, यहां पर फ्री रेडिकल भी दे रखा है। तो जब किसी बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। फ्री रेडिकल बनते नहीं। फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब होमोलाइसिस होता है। तो सी और डी में से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 18, रिजोनेंस इज ड्यू टू, पहला है डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, माइग्रेशन ऑफ H एटम, कोई भी एटम माइग्रेट नहीं होता है। तीसरा, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यस। जो बच्चों डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके डीलोकेलाइजेशन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। 19, हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो जो पहला कंपाउंड है वो हमारे पास है 1,2-डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये रहा साइक्लोहेक्सेन और यहां पर है एक मिथाइल और दो मिथाइल। देखिए बच्चों, एक कैरल कार्बन तो ये बना और दूसरा कैरल कार्बन ये बना, यानी टोटल कितने कैरल कार्बन है यहां पर? 2 कैरल कार्बन। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, तो साइक्लोपेंटीन हुआ ये, और इस पर 3 पे मिथाइल जुड़ा, यस। तो देखो ये वाला एक कैरल कार्बन बन गया, यानी इसमें कितने कैरल कार्बन है? 1। और तीसरा है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन ये रहा और 3 मिथाइल ये, तो यहां पर एक कैरल कार्बन ये बना, यानी 211, ए विल बी करेक्ट। 20, mesotartric acid is optically inactive due to presence of molecular symmetry। अब टार्ट्रिक एसिड आप बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा, देखो OH OH COOH H H और COOH। मीजो का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल के 2 हिस्से करोगे बिल्कुल बीच में से, तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से की मिरर इमेज होगा। तो मीजोटार्ट्रिक एसिड में ऐसा ही आपको दिख रहा है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से की मिरर इमेज है। तो इसमें जो है आधा हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा और आधा हिस्सा राइट हैंड साइड रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा क्योंकि दोनों के रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री। 21, 1,2-डाइक्लोरोएथीन शोज। तो 1,2-डाइक्लोरोएथीन, क्लोरीन और क्लोरीन। तो देखो बच्चों, यहां पर H और यहां पर H, डबल बॉन्ड भी है और इस तरह की कंडीशन भी है, ABC, डबल बॉन्ड CAB। और ऐसी कंडीशन तब होती है जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, रिंग चेन पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैरल कार्बन नहीं है। हाँ बच्चों, यहाँ पर रिजोनेंस भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पर क्या है, जो क्लोरीन एटम है उस पर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो सकते हैं और ये बॉन्ड इधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर रिजोनेंस की कंडीशन भी पॉसिबल है। तो इसके 2 आंसर है, ए और डी। 22, which of the following does not show geometrical isomerism।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पहली कंडीशन तो डबल बॉन्ड होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन हर किसी डबल बॉन्ड कार्बन पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए या अलग अलग एटम होने चाहिए, ये वाली कंडीशन है ना, CAB CAB। अब देखो बच्चों, पहला है 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन, तो 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन, ये पेंटीन है, और 1,2 डाइक्लोरो, एक 1 पर है और एक 2 पर है, यस आ रहा है ना, दो अलग और ये अलग, ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो 1,1 डाइक्लोरोपेंटीन, 1,1 डाइक्लोरोपेंटीन। अब देखो बच्चों, दोनों क्लोरीन ग्रुप पहले कार्बन पर आ गए, तो इस डबल बॉन्ड कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो आंसर हो गया सी। बाकी को आप चेक कर सकते हो, वो 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। 23, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटोनिक एसिड। अब 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटोनिक एसिड कैसा होगा, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, ये रहा। अब बच्चों देखो, इस कंपाउंड में केवल एक कैरल कार्बन है, ये वाला, ओनली 1 कैरल कार्बन, और जब किसी कंपाउंड में एक कैरल कार्बन होते हैं तो वो 2 आइसोमर बनाता है, एक होगा D और दूसरा होगा L, तो 2 आइसोमर होंगे, यानी B विल बी करेक्ट आंसर। किसी कंपाउंड में कितने आइसोमर होंगे वो आप 2 की पावर n से कैलकुलेट कर सकते हो, और n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कैरल कार्बन, ठीक। 24, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। अब देखो बच्चों, यहां पर ये और ये ग्रुप दोनों की पोजीशन सेम है, और इसके और इसकी दोनों की पोजीशन सेम है। अब देखो, यहां पर जो है ये कंपाउंड में दोनों OH एक ही साइड है, और इस कंपाउंड में एक OH इस साइड है, एक OH इस साइड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल पॉसिबल नहीं है, तो दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, यानी एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखो तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बच्चों डायस्टियोमर्स। कौन से होंगे, डायस्टियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है तब हम उसको बोलते हैं एनांशियोमर्स। क्लियर। 25, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक रोटेशन, तो जो D और L रोटेशन है उसको मेजर करता है पोलैरिमीटर, तो आंसर हो गया B। 26, द कंपाउंड विल शो, किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, इस कंपाउंड के पास एक तो कैरल कार्बन है, ये वाला ना, ये वाला कैरल कार्बन है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और इसके पास डबल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर अलग अलग ग्रुप हैं, इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, तो बोथ ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, यानी सी। 27, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। एसर्शन है लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो बच्चों लैक्टिक एसिड होता है CHOH एंड COOH, और लैक्टिक एसिड में एक कैरल कार्बन है, इसका मतलब ये एसर्शन सही है। दूसरा, इट कंटेन कैरल कार्बन, यस, विद प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए बच्चों, जिन कंपाउंड में कैरल कार्बन होता है ना, उन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, अगर मीजो को छोड़ दिया जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब जो रीजन है वो फॉल्स है, तो एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, यानी सी। 28, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर ऑफ एथेन इज अबाउट, तो बच्चों एनसीईआरटी में दिया है दो कन्फॉर्मर, जो एक सबसे स्टेबल होता है यानी स्टैगर्ड, और जो लीस्ट स्टेबल होता है यानी इक्लिप्स, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 12.5 किलो जूल पर मोल। 29, द स्ट्रक्चर शोज, कौन सी आइसोमेरिज्म करेगा, तो देखो इसके पास ये वाला तो कैरल कार्बन है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और इसके पास डबल बॉन्ड है, लेकिन बच्चों देखो इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर दोनों सिमिलर ग्रुप है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा,
इट कैन शो ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। इफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज प्लस 30 डिग्री देन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी। तो बच्चों देखो, अब इस कंपाउंड को चेक करो। इस कंपाउंड में दोनों टर्मिनल ग्रुप आइडेंटिकल है और दोनों क्लोरीन एक ही साइड है। तो जब इस कंपाउंड को आप इस प्लेन से बाइसेक्ट करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्से की मिरर इमेज है, यानी यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री शो हो रही है। और जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री शो होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या होगा? 0। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। और बच्चों इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, मीजो कंपाउंड में आधा मॉलिक्यूल इस तरफ रोटेट करेगा और आधा मॉलिक्यूल इस तरफ रोटेट करेगा लाइट को, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 31 द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पॉसिबल फॉर। तो क्या चेक करना है? नंबर ऑफ कैरल कार्बन, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 2 की पावर n। ठीक, अब देखो बच्चों, एक तो ये कैरल कार्बन है, दूसरा ये है और तीसरा ये, 3 कैरल कार्बन है। तो 2 की पावर हो जाएगा 3, यानी 8 विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी करेक्ट आंसर। 32 इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है? आइडेंटिकल है, एनेंशियोमर है, एपिमर्स है और डायस्टोमर्स है। अब देखो बच्चों, ये वाला कंपाउंड मैं ऐसे लिखता हूं, है ना, ये Cl है और ये H है, ये H है और ये Br है और ये CH3 है और नीचे C2H5 है। 2 कैरल सेंटर इसके पास है। अब देखो इस कार्बन को पहले चेक करते हैं, इस वाले कार्बन को। तो यहां पर आप रोटेशन देखो, तो सबसे पहले आप ग्रुप को नंबर करो, तो ये वाला पहला हो जाएगा। इस पूरे ग्रुप को हम दूसरा मानेंगे और इसको मानेंगे तीसरा। तो ये ऐसा घूम रहा है, देखो बच्चों, ऐसा है ना। तो इसका मतलब ये है हमारा S। अब आप बोलोगे ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो मैंने S की लिखा। जब भी आप जो है ग्रुप का रोटेशन करते हो तब क्या देखना है? हाइड्रोजन की पोजीशन। इस समय हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो जो भी आपने रोटेशन किया है उसका उल्टा रोटेशन सही होता है। तो रोटेशन इस समय कौन सा है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज यानी S कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। क्लियर? अब दूसरे वाले में देखो, यहां पर जो है Br को आप नंबर 1 दोगे, इस पूरे ग्रुप को, ये ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को नंबर 2 और इथाइल ग्रुप को नंबर 3। तो बच्चों ये ऐसा घूमेगा इस समय, ऐसा। तो यहां पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है लेकिन H हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो S कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक, अब इसी तरह दूसरे को चेक करेंगे। Cl C2H5 Br H H। देखो H अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन रोटेट करोगे उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा, यानी ये S होगा। और बच्चों यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से आएगा। देखो Br को 1 नंबर हमने दिया और इस पूरे ग्रुप को 2 देंगे, ये 3 हो जाएगा, तो ये ऐसा आएगा। तो यहां पर भी S हो जाएगा, यानी यहां पर 2 S हैं, इधर भी 2 S हैं, इसका मतलब बोथ आर आइडेंटिकल। 33 द नंबर ऑफ कैरल कार्बन इज। देखो एक कैरल कार्बन ये रहा और एक कैरल कार्बन ये रहा, तो 2 कैरल कार्बन है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 34 रैसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ। तो रैसमिक मिक्सचर तब बनता है जब इक्वल कंसंट्रेशन में एक डी आइसोमर होता है और उतनी ही कंसंट्रेशन में एल आइसोमर होता है, यानी 50% डी और 50% एल के मिक्सचर को हम बोलेंगे रैसमिक मिक्सचर। और रैसमिक मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो 0 होता है। और बच्चों जो रैसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, 2 ऑप्टिकल आइसोमर। 35 ग्लूकोज हैज ऑप्टिकल आइसोमर। ग्लूकोज में कितने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं? तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, अगर CHOH का 4 and CH2OH। तो बच्चों ग्लूकोज में टोटल कितने कैरल कार्बन होते हैं? 4 कैरल कार्बन होते हैं। कितने कैरल कार्बन होते हैं? कैरल कार्बन 4 होते हैं। तो 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा? 16 इसके आइसोमर होते हैं। 36 अगेन टोटामेरिज्म वाला क्वेश्चन आ गया। टोटामेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय।
तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर? अब देखो यहां पर ये इनोल फॉर्म में है और ये हाइड्रोजन अगर यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आएगा तो ये कंपाउंड ट्यूटामेरिज्म शो कर सकता है। देखो कैसे, तो ये हाइड्रोजन यहां चला गया और डबल बॉन्ड यहां आ गया तो ट्यूटामेरिज्म शो हो रहा है, पहला करेगा। यहां पर चेक कीजिए बच्चों, देखो ये भी इनॉल की कंडीशन में है, तो जहां इनॉल होता है वहां पर ट्यूटामेरिज्म शो होता है। तो बच्चों बी ऐसा कंपाउंड है जो ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करेगा। और डी में आप देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये दोनों जो है इनोल फॉर्म बना सकते हैं तो ये शो करेगा, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। 37 Which of the following molecule is expected to rotate plane polarized light? तो वो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा जिसके पास कैरल कार्बन होगा। ठीक है, अब चेक करो, देखो बच्चों ये और ये सेम है तो कैरल कार्बन नहीं हो सकता। यहां पर देखिए 1 2 3 4 चार अलग अलग ग्रुप और एटम है, तो यानी इसका मतलब इसमें कैरल कार्बन है तो ये लाइट को रोटेट करेगी। यहां देखो ये दोनों सेम हो गए तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो बच्चों इसमें कैरल कार्बन है लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री है क्योंकि आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से के जस्ट मिरर इमेज है, यानी ये आपका मीजो कंपाउंड होगा। और मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कैरल कार्बन होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो केवल सी यहां पर लाइट को रोटेट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हाउ मेनी कैरल कंपाउंड आर पॉसिबल फॉर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन आप बना लीजिए पहले, 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये 2-मिथाइल ब्यूटेन है और जब हम इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो कितने कैरल कंपाउंड आपको मिलेंगे। अब देखो बच्चों जब हम इससे Cl2 से रिएक्शन करेंगे ना तो इसके पास कितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है वो डिसाइड करेगा कि कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। तो अब आप क्या करो, सारे कार्बन पर एक एक करके Cl लगाते जाओ। तो एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पर Cl इधर आएगा, दूसरी कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पर Cl इधर आएगा, तीसरी कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पर Cl इधर आएगा, चौथी कंडीशन ऐसी होगी जहां पर Cl इधर आएगा और एक और कंडीशन पॉसिबल है जहां पर Cl इधर आएगा, ये केवल कार्बन। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर हम ये क्वेश्चन देखें कि 2-मिथाइल ब्यूटेन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन में 4 टाइप के हाइड्रोजन है। देखिए यहां देखिए ये दोनों एक टाइप के, दूसरा तीसरा चौथा, तो इसके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कैरल कंपाउंड पूछा है, अब चेक करो कि कौन सा कंपाउंड कैरल कंपाउंड आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर आपने Cl लगा दिया तो ये एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, ठीक, और एक H यहाँ होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला कंपाउंड कैरल कंपाउंड आ रहा है, ये वाला एक ही हो गया, ठीक है। उसी तरह जब आपने Cl यहां लगा दिया तो ये वाला कैरल आ रहा है, ये वाला, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में केवल एक ही कैरल कंपाउंड गिना जाएगा। क्लियर? अब देखो जब आपने Cl यहां लगाया तो ये वाला कैरल कार्बन बना, तो एक ये रहा, है ना। अब Cl यहां लगाया तो कोई भी कैरल कार्बन नहीं जनरेट हो, Cl यहां लगाया तो कोई भी कैरल कार्बन जनरेट नहीं हो। तो बोलने का मतलब है केवल 2 कैरल कार्बन यहां पर पॉसिबल है, यानी 2 कैरल कंपाउंड पॉसिबल है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिटेड ट्यूटोमेरिज्म। तो बच्चों ट्यूटोमेरिज्म उन कंपाउंड में पॉसिबल है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखो 2 ब्यूटेन में ऐसी कंडीशन पॉसिबल है नहीं, लैक्टिक एसिड में ऐसी कंडीशन पॉसिबल है नहीं, फिनॉल में ऐसी कंडीशन पॉसिबल है नहीं, केवल 2 पेंटेनॉन ऐसा कंपाउंड है। 2 पेंटेनॉन यानी ये वाला, देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला, तो ये कीटो फॉर्म है और बाद में ये इनॉल फॉर्म में आ सकता है जब ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये यहाँ, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियोआइसोमेरिज्म? देयर आर टू टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कैरल कार्बन होना जरूरी है। तो अब चेक करेंगे ऐसी कंडीशन किस कंपाउंड में आती है। सबसे पहले बात करते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो बच्चों 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन ऐसा हुआ और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पर भी कैरल कार्बन नहीं आ रहा है। 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, तो 1 आइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है नहीं। ऑप्टिकल चेक करते हैं, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड और 3 मिथाइल ये। अब यहाँ पर भी कैरल कार्बन नहीं होगा। ये देखो ये वाला आंसर 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, यानी यहाँ पर CH लग गया और ये COOH है। ये देखिए ये कैरल कार्बन आ रहा है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, लेसेन टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट। अब देखिए लेसेन टेस्ट नाइट्रोजन को, हैलोजन को, सल्फर को, इन तीनों को डिटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहला है नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नहीं होता है। हैलोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। सोडियम एंड हैलोजन पॉसिबल नहीं। ये देखो डी वाला, नाइट्रोजन एंड सल्फर। 42, in Lessene test the organic compound fused with piece of sodium metal in order to, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ क्यों फ्यूज किया जाता है। तो सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और बच्चों इसको हम जो है सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है वो सोडियम मेटल के साथ आयनिक फॉर्म में आ जाता है, Cl। जो नाइट्रोजन है वो Cn की फॉर्म में आ जाता है, तो Cn माइनस और Na प्लस। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड हो सके, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द लेसिन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड and lead acetate is then added. The black PPT obtain which is due to the formation of। अच्छा जो ब्लैक पीपीटी है ना वो किसका होता है बच्चों, वो होता है लेड सल्फाइड का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा लेसिन एक्सट्रैक्ट है उसमें सल्फर जो है सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में रहता है, और जब आप इसमें लेड एसीटेट मिलाते हो तो जो लेड सल्फाइड है वो ब्लैक पीपीटी की फॉर्म में अलग हो जाता है, और इससे पता चलता है कि उसमें सल्फर प्रेजेंट है, और बाकी क्या बनेगा CH3COO Na का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा एलिमेंट is fused with sodium metal and then extract with water. The species which is not present in the sodium extract, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो बच्चों, जो कार्बन और नाइट्रोजन है वो साइनाइड के फॉर्म में होते हैं, होगा। जो कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर है वो थायोसाइनाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो सल्फर है वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी भी उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा। जो नाइट्रोजन है बच्चों वो साइनाइड की फॉर्म में होता है, न कि नाइट्रेट की फॉर्म में। आंसर हो गया सी। 45, सब्लिमेशन फिनोमेना अकर इन, तो सब्लिमेशन उन कंपाउंड में होता है जो गर्म करने पर सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे कंपाउंड होते हैं नेफ्थलीन एंड कैम्फर, यानी आंसर हो गया सी। 46, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, देखो बच्चों जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कार्बन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम। अब देखो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर
CH2 और प्लस है, यानी रेजोनेंस सब में इक्वल है। अब या इन ग्रुप को आप चेक करो कि इन ग्रुप का काम क्या है। ठीक है, अब देखो OCH3 का काम होता है प्लस आर एन माइनस आई, प्लस आर डोमिनेंट होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिव। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा। NO2 का काम होता है माइनस आई एन माइनस आर, माइनस आई एन माइनस आर, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, चार्ज बढ़ेगा। Cl भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई एन प्लस आर, लेकिन माइनस आई प्रिडोमिनेंट होता है तो विड्रॉ करेगा, तो चार्ज बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो है नॉर्मल बेंजाइल कार्बोकैटायन है। अब देखो बच्चों, अगर कार्बोकैटायन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है ना, तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? C, और सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? B। तो आंसर हो गया B। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी कम। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनायन। कार्बेनायन यानी कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखिए, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी और चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बच्चों देखिए, जो हमारे पास टर्सरी कार्बेनायन है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और मिथाइल ग्रुप का नेचर होता है प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो जो माइनस चार्ज है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो है 3 तरफ से H है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा, कम माइनस चार्ज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, बेंजाइल, उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो रिजोनेंस के थ्रू बेंजीन की तरफ शिफ्ट होगा, यानी चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? 2, और उसके बाद हुआ फर्स्ट और लास्ट में हुआ 3, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। 48 विच इज रॉन्ग इलेक्ट्रोमैरिक। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जब कोई कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाता है और उस एटम पर आता है नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। अब देखो बच्चों, CO जुड़े हैं तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो C से O की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, तो C पे माइनस O पे प्लस, सही है। यहाँ पर देखिए, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने चाहिए, माइनस प्लस, सही है। यहाँ पर देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होना चाहिए, तो नाइट्रोजन पे माइनस आना चाहिए था लेकिन नाइट्रोजन पे प्लस आ गया और कार्बन पे माइनस, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे किसी तरफ भी करो कोई फर्क नहीं। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वैसे। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, यस। न्यूक्लियोफाइल वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास एक लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, तो अमोनिया ऐसा है। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, यस। लिग्नोफाइल हमेशा प्लस साइट वाली कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, यस, इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो इन्हें है ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल इज लीविस एसिड, ये गलत है बच्चों। लीविस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर इस पेयर में पड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल लीविस बेस होते हैं, नॉट एसिड। और लीविस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये हमारा आंसर है। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो बच्चों, आपने ये कंपाउंड लिखा है इस तरह से, अब होगा क्या? देखो, ये जो OH है जिस कार्बन पर जुड़ा है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और ये सारे बीटा कार्बन। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हमेशा बीटा कार्बन से निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है। तो यानी यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऊपर डबल बॉन्ड आएगा और ये राइट हैंड साइड डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड अंदर नहीं जा सकता, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट नहीं बन सकता। 51 ये 3 कंपाउंड दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा कंपाउंड ट्यूटोमेरिज्म शो करेगा। ट्यूटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। चेक करो, देखो यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो आसानी से करेगा। यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, आसानी से करेगा।
अब ये तीसरा वाला चेक करो, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इधर का हाइड्रोजन यूज नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक खास तरह की ट्यूटामेरिज्म होती है जहां पर पैरा हाइड्रोजन भी यूज हो सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, यानी ये ऐसा हो सकता है। देखो ये कंपाउंड इस कंपाउंड में चेंज हो सकता है, यानी ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में आ सकती है, इसीलिए तीनों ट्यूटामेरिज्म शो करेंगे। अगेन यहाँ पर पूछा है कि हाइपर कंजुगेशन किसमें होगा, तो सेम टू सेम कंसेप्ट है। हाइपर कंजुगेशन के लिए भी आपको क्या देखना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों देखो ये देखो फ्री रेडिकल है, इसको हमने फंक्शनल ग्रुप मान लिया, तो ये अल्फा कार्बन कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा कार्बन कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, शो नहीं करेगा। ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है क्योंकि फ्री रेडिकल है, तो बेंजीन वाले हाइड्रोजन तो यूज होंगे नहीं, तो इस पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखिए ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक नहीं बल्कि दो हाइड्रोजन होंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इथाइल एसीटो एसीटेट की इनोलिक फॉर्म में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखो बच्चों ये इसकी इनोलिक फॉर्म है पहली वाली और ये इसकी कीटो फॉर्म है, क्योंकि दोनों कार्बन पर CO ग्रुप लगा है, यहाँ पर देखो COH और डबल बॉन्ड है। तो इनोलिक फॉर्म में जहां डबल बॉन्ड है वहां एक पाई होगा, इधर एक पाई होगा, यानी 2 पाई तो कंफर्म है, तो 2 पाई 2 पाई, यहाँ पर एक पाई पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर जब आप सिग्मा बॉन्ड गिनोगे तो 9 सिग्मा बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा होंगे, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 18 वाला, तो आंसर हो गया सी। 54, in which of the following compound CCl bond ionization shall give most stable carbonium ion। तो आप Cl को हटाओ कार्बोनियम आयन बनाओ, Cl को हटाओ कार्बोनियम बनाओ, Cl को हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ, Cl को हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा आएगा। देखो ये है आपका बेंजाइलिक, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्सरी। अब देखो टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर हो गया डी। 55, some meta directing substituent in aromatic substitution given which one is most deactivating। तो बच्चों सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन सा होता है, NO2, इसका जो -R इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, तो आंसर हो गया बी। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। तो जो कार्बोनियम आयन है वो प्लेनर होता है और प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है sp2, क्योंकि इस पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और वैसे भी जो बेंजीन है उसमें सारे कार्बन sp2 होते हैं और बेंजीन के बाहर जो CH2 लगा है प्लस की फॉर्म में वो भी sp2 होगा। क्लियर। 57, होमोलाइटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स फॉर्म फ्री रेडिकल। अब यहां पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पता करना है। तो बच्चों जो फ्री रेडिकल है उस पर एक डॉट होता है और जो फ्री रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर जुड़े हों तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों तो स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो जस्ट लाइक कार्बोकैटायन के जैसे होती है, यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर जुड़ेंगे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अब चेक कीजिए बच्चों, देखो ये बी वाला, यहां पर टर्सरी, यहां पर भी टर्सरी, यहां पर सेकेंडरी और यहां पर प्राइमरी, लेकिन जो ये टर्सरी है ना इस पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन के ज्यादा हाइपर कंजुगेशन बनेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस टर्सरी में केवल 8 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे, तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर हम इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 58, among the following compound one that is most reactive towards electrophilic nitration। अब देखिए यहां पर बेंजीन है और पहला कंपाउंड हमारे पास है बेंजोइक एसिड, दूसरा कंपाउंड हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, तीसरा कंपाउंड हमारे पास है टॉल्विन
और चौथा कंपाउंड हमारे पास है सिंगल बेंजीन। अब देखिए बच्चों, जब किसी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो बेंजीन रिंग पर वो इलेक्ट्रोफाइल ये देखेगा कि इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है। तो बेंजीन रिंग को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी बेंजीन रिंग पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी जल्दी अटैक करेगा। तो अब चेक कीजिए बच्चों, देखो यहां पर ये COOH ग्रुप है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NO2 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बट CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो CH3 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, तो आंसर हो जाएगा C टॉल्वी। 59, कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एंड फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। लीनियर ढूंढना है। तो बच्चों ऐसा कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो लीनियर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो प्लेनर होता है। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड है, ये पॉसिबल है नहीं, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये पॉसिबल है नहीं, भले ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन इधर वाला तो लीनियर नहीं हो सकता है, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, ये टेट्राहेड्रल होगा। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड जस्ट बीच में है, यानी सिमेट्रिकल है, तो ये हमारा आंसर हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन यूज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओनली फॉर बॉन्डिंग। तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वहां होता है जहां कार्बन सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है O के साथ, यहां पर कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है O के साथ, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। यहां पर कार्बन के पास अल्कोहल है, तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। यहां पर कार्बन के पास O डबल बॉन्ड में आएगा, तो C विल बी करेक्ट आंसर। 61, which one of the following species is not electrophilic in nature। और इलेक्ट्रोफाइल वो कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अब देखो बच्चों Cl+ ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, BH3 तो B में जो है केवल 3 बॉन्ड है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। NO2+ ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन H3O+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, यानी आंसर हो गया C। अब H3O+ में बच्चों जब आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन है उसके पास एक लोन पेयर है और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, भले इसके पास प्लस चार्ज है। 62, बेस स्ट्रेंथ इन ऑर्डर ऑफ। अब देखिए जो बेस होता है वो H+ को एक्सेप्ट करके एसिड बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस। तो एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो बेस वीक होगा, और एसिड अगर वीक होगा तो बेस स्ट्रांग होगा। तो अब हमें ये देखना है कि किसका एसिड वीक है। तो बच्चों देखो इन सब में आप H लगाओ और अब चेक करो किसका बेस वीक है। अब देखो यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उस पर sp कार्बन होता है, जो डबल बॉन्ड है उस पर sp2 कार्बन होता है, जो सिंगल बॉन्ड है उस पर sp3 कार्बन होता है। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो H का निकलना आसान है, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कम एसिडिक होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले सबसे कम एसिडिक होते हैं। इसलिए सिंगल बॉन्ड का जो कार्बन आयन है वो ज्यादा बेसिक होगा, तो बच्चों आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3B। 63, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस इन द फॉलोइंग। अब देखो जो कार्बन आयन है उस पर होता है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अब यहां पर है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का कार्बन है sp3, यहां पर है डबल बॉन्ड का कार्बन है sp2, यहां पर भी है डबल बॉन्ड का कार्बन है sp2, यहां पर जो है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन है sp। अब देखो बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस तरह से आएगी, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन sp2 देन sp3, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर sp की ज्यादा, देन sp2 देन sp3, यानी इसका जो माइनस चार्ज है वो सबसे ज्यादा विड्रॉ होगा, तो माइनस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो फर्स्ट तो पहले आ गया, ठीक। अब देखो यहां पर दोनों में sp2 है, ठीक है, लेकिन बच्चों थर्ड वाले ऑप्शन में जो sp2 कार्बन है वो इधर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, जबकि बेंजीन में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है,
इसीलिए सेकंड वाला उसके बाद आएगा, देन थर्ड वाला आएगा और लास्ट में आएगा फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सबसे कम चार्ज को ये विड्रॉ करेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। 64 यहां पर एक कंपाउंड है जिस पर एक कैरल कार्बन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता करना है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? आर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम Cl को देंगे 1 नंबर, C2H5 को 2 नंबर, इसको 3 नंबर। तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब ऐसे घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो होना क्या चाहिए? आर, लेकिन H कहाँ है? हॉरिजॉन्टल है, तो ये S है। यहां पर देखिए 1 2 3, यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जो H है वो बॉटम लाइन पर है। तो बच्चों इस कंडीशन में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने रखा है वही सही हो जाएगा, यानी ये होगा आर, यानी बी विल बी आंसर। इसको चेक करो, देखो ये ऐसा घूमेगा, H हॉरिजॉन्टल है, S ये ऐसे घूमेगा, H बॉटम पर है, जो आपने बनाया वो सही बनाया है, यानी ये S। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। इसी तरह इनको सॉल्व करना है। 65 ICl-Br माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बच्चों जो FCl-Br और I है ये एक ही ग्रुप में है, और जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप किसी ग्रुप में जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। तो I वाला सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, देन Br, देन Cl, यानी A विल बी करेक्ट आंसर। 66 Which of the following undergo nucleophilic substitution exclusively by SN mechanism? तो SN मैकेनिज्म से कौन सा होगा जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो बच्चों वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल क्लोराइड को जब आप बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, CH2Cl, Cl हटा दो और प्लस लगा दो। तो इसका कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसलिए Cl को हटाना आसान होगा। बाकी किसी में ऐसी कंडीशन नहीं आती है, तो D विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबर देना है। तो 1 2 और 3। अब किस तरफ घूमेगा? 1 2 3। किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज, यानी क्या होना चाहिए? आर। लेकिन H को चेक करो, H इस समय डॉट लाइन पर है, यानी बिलो द प्लेन। तो अगर ये बिलो द प्लेन होता है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है वो सही होता है, यानी इट विल बी आर। 68 विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? टर्सरी। तो आंसर हो गया डी। 69 द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर। नेप्थलीन सब्लिमेशन फिनोमेना शो करता है, तो सब्लिमेशन मेथड से ही इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आंसर हो गया बी। 70 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट? यहां पर है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक वाटर, एक अल्कोहल और एक एल्काइन। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर अल्कोहल की और मैं वाटर का कंपैरिजन करूं तो अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के पास एक R ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा और अल्कोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वाटर, देन अल्कोहल और लास्ट में एल्काइन, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों कौन से हैं? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड्स को सेपरेट करने का मेथड कौन सा है? डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है, इसीलिए डिस्टिलेशन मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट? तो जो -I इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो -I इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो ये देखो F सबसे ज्यादा, देन O, देन N। 73 द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब एज? ये SN1 है, SN2 है, एलिमिनेशन है या कुछ और है? अब देखो यहां पर जो Br है वो रिप्लेस हो रहा है OH के थ्रू, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं।
अब देखो जो Br है वो इस समय राइट हैंड साइड है, लेकिन जो इस पर OH लगा है वो लेफ्ट हैंड साइड लगा है। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। और बच्चों इन्वर्जन किस में होता है, SN2 में होता है, तो ये होगी SN2। 74 क्वेश्चन ये बता रहा है कि जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन, यानी एक से ज्यादा टाइप का हाइब्रिडेशन किस में मिलता है वो कंपाउंड बताइए। तो ये जो कंपाउंड है ना, इसमें केवल sp2 हाइब्रिडेशन है। ये जो कंपाउंड है इसमें केवल sp हाइब्रिडेशन है। ये जो कंपाउंड है इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है। लेकिन ये जो कंपाउंड है इसमें sp3 भी है और sp2 भी है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, सही है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये गलत है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, क्लियर। तीसरा, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ये ठीक है। और चौथा, कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी ठीक है। 76 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द बेसिस। तो यहां पर है एक अमोनिया, एक मिथाइल अमीन और एक डाइमिथाइल अमीन। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट आपको यूज करना है। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आपको बेसिटी निकालनी है। तो जितने ज्यादा आर जुड़े होंगे बेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आंसर हो जाएगा ये सी। 77 कंसिडर द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ पता करना है। अब देखो बच्चों, एक तो है यहां पर बेंजोइक एसिड, दूसरा है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, नाइट्रो ग्रुप लगा दो, और तीसरा है ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड यानी ये, और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एसिड पर नाइट्रो ग्रुप लगा है और जो नाइट्रो ग्रुप है उसका नेचर होता है -R और -I यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, ये के कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट है, अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो उसकी एसिडिटी पैरा और मेटा से सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों जो सेकंड वाला है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्लियर। अब जो बेंजोइक एसिड है वो सबसे कम होगा क्योंकि बेंजोइक एसिड पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है। अब पैरा और मेटा पर कंपेयर करो, जो मेटा है उस पर केवल -I होगा, -R नहीं होगा। लेकिन जो पैरा है उस पर -R और -I इफेक्ट दोनों होंगे, यानी यहां पर विड्रॉ ज्यादा होगा। तो अब पैरा वाला पहले आ गया यानी 3 और उसके बाद आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। कहीं दिख रहा है ऐसा, ये 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है, एलिफेटिक अमाइन। अब देखो ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, केवल ये एलिफेटिक है बेंजाइल अमीन, तो ये आंसर हो जाएगा। 79 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर। तो फ्री रेडिकल्स आर केमिकली रिएक्टिव, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनके कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 8 होंगे, या तो 10 होंगे। इससे आपको पता लग जाएगा। अब देखो पहला कंपाउंड है फ्यूरान। तो फ्यूरान एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें जो है 2 2 4 और 2 अंदर के इलेक्ट्रॉन जो कि रिजोनेंस में हिस्सा लेते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एरोमेटिक है। अब देखो इस कंपाउंड में ये sp3 कार्बन है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो बच्चों ये वाला जो कंपाउंड है उसमें आपको दूर से दिख रहा है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बच्चों ये कंपाउंड जो है इस तरह से एग्जिस्ट करता है और जब ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है तो ये नॉन प्लेनर होता है, प्लेनर नहीं है। और जो नॉन प्लेनर होते हैं वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। भले दूर से दिख रहा है लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसको देखो 2 पाई और 1
इसमें लोन पेयर, तो 2 2 4 और 2 6, ये एरोमेटिक होगा। इसमें 2 पाई और 1 प्लस चार्ज, तो इसमें 4 है, तो ये एंटा एरोमेटिक होगा। अब इसमें भी 4 है, तो ये भी एंटा एरोमेटिक होगा। केवल 5वां और 6वां हमारा एंटाई एरोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने सॉल्व कराया आपको, एक बार देख लेते हैं। यहां पर बेसिक ऑर्डर पूछा है अमाइन का, तो अमाइन जो है उसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर लोन पेयर पे अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो 4th वाला कंपाउंड है इट इज पायरॉल, और इसके जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं, तो रिजोनेंस में हिस्सा लेने की वजह से इनकी अवेलेबिलिटी सबसे कम होगी, यानी 4th वाला आ गया सबसे कम। ठीक, अब देखो 4th, अब जो हमारे पास सेकंड वाला है पिरिडीन, और पिरिडीन में जो लोन पेयर है वो बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन जो पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर sp2 कार्बन से कनेक्ट है, यानी लोन पेयर थोड़ा सा विड्रॉ हो जाएंगे, तो उसके बाद आ जाएगा सेकंड वाला। ठीक, अब फर्स्ट और थर्ड में देखो, तो जो थर्ड वाला है उसमें ऑक्सीजन एटम के जुड़ने से यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, तो थोड़ा सा लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी उसके बाद आ जाएगा थर्ड, और सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है फर्स्ट, यानी आंसर हो जाएगा 3। 82, ये एक रिएक्शन है और यहां पर पूछा है इस रिएक्शन का जो रेट है उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो बच्चों देखो, यहां पर दिया है मिथाइल ब्रोमाइड और बन रहा है मिथाइल अल्कोहल, तो जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, और SN2 मैकेनिज्म में जो रेट है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट, तो आंसर हो जाएगा सी। 83, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, ऐसा मैंने आपको सॉल्व कराया था। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी को कम कर देगा। तो बच्चों देखो, यहां पर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो तीसरा वाला सबसे पहले आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी। और जो OCH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो चौथे वाला सबसे कम, और Cl है ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सेकंड नंबर पे, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थर्ड नंबर पे। क्लियर। 84, हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, इट इज ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, यानी ऑल ऑफ द अबव। 85, which of the following statement when present in benzene ring exhibit the mesomeric effect opposite to that of remaining। अब देखो बच्चों, जो CH3 है वो प्लस R करता है, जो COOH है वो माइनस R करेगा, जो OH है वो प्लस R करता है, जो Cl है उसका इफेक्ट होता है प्लस R। तो रिजोनेंस देखो, यहां पर प्लस आर, यहां पर प्लस आर, यहां पर प्लस आर, अपोजिट कौन सा हो गया सी। 86, अमोनिया मॉलिक्यूल इज, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होते हैं, और ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो कंपाउंड या आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। क्लियर। तो बच्चों देखो, BF3 में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्योंकि बोरॉन 3 ही बॉन्ड से कनेक्ट है। AlCl3 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट NH3 इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी, बाकी सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। 88, हकेल रूल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिन कंपाउंड में होंगे वो हकेल रूल को फॉलो करेंगे, तो हकेल रूल इज ऑल्सो कॉल्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 89, यहां पर एक रिएक्शन दी है और पूछा है कि रिएक्शन किस तरह की है। तो एक एल्काइल हैलाइड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आंसर हो जाएगा सी। 90, यहां पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है और 2 Br यहां पर अटैच्ड हो रहे हैं,
तो बच्चों इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन तो हो रहा है लेकिन सबसे पहले क्या होगा, Br प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर अटैक करेगा तो इसको एक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और उसके बाद जो है Br माइनस इस कार्बोकैटायन पर अटैक करके उसको कंपाउंड में चेंज कर देगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वैसे भी जितने भी डबल बॉन्ड है वहां पर मोस्ट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है। 91 विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, तो जिस पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो बच्चों CH3 पैरा पर जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, चार्ज को कम कर देगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। मेटा पर जुड़ने से इसका इफेक्ट कम हो जाता है, मेटा पर केवल ये जुड़ने से केवल ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि पैरा पर जुड़ने से प्लस HN प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, और NO2 तो वैसे भी माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए।